हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से तीसरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हमें तीन ही टॉपिक पढ़ना है। एक है वाटर स्केर्सिटी, दूसरा है डैम्स और तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो कुछ बात आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। आपको पता है अर्थ पे जितना भी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। ठीक है, इस टोटल वाटर में से 97.5% जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है, जो कि सॉल्ट वाटर है, हमारे यूज़ के नहीं है ये। ठीक है, यूज़ के लिए नहीं है। जो बचा हुआ 2.5% है, 2.5%, ये फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर भी सारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें से आधा से ज़्यादा, मोर देन 50% वाटर जो है अब वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड है, वो हमारे यूज़ का नहीं है। ठीक है, तो कुछ ही परसेंटेज वाटर पाया जाता है, जो कि दो फॉर्म में पाया जाता है। एक हो गया ग्राउंड वाटर और दूसरा हो गया सरफेस रन ऑफ। यही दो वाटर को हम यूज़ में ले सकते हैं। अब ये ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सरफेस रन ऑफ को समझिए। सरफेस रन ऑफ मतलब लैंड पे जो वाटर फ्लो करता है उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। ये पानी दो तरीके से आता है। एक हो गया प्रेसिपिटेशन, मतलब ऊपर से गिरेगा, चाहे वो रेनफॉल के फॉर्म में गिरे या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में गिरे या फिर हेल, स्लीट, जो भी ऊपर से गिरेगा उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मेनली रेनफॉल को मानते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया, और लैंड पे कैसे पानी बहेगा, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो यही दो मिलके बनाते हैं सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ एक हो गया और दूसरा हो गया ग्राउंड वाटर। यही दोनों मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। वो यहाँ पे लिखा है, फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम नंबर 1 सरफेस रन ऑफ और नंबर 2 ग्राउंड वाटर। ये याद रखिएगा, इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, और ये जो दोनों सोर्स है सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर, ये दोनों लगातार रिन्यू और रिचार्ज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में 3 प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप समझिए। मतलब धरती पे जो पानी है ओशंस में, जहाँ पर भी नदी में, वो पानी एवापोरेट होगा। ठीक है, एवापोरेट होने के बाद ये पानी ऊपर जाएगा, वाटर वेपर फिर ऊपर जाके जम जाएगा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा। उसके बाद यही जमा हुआ पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, चाहे वो रेनफॉल के फॉर्म में गिरे या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में गिरे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर से धरती पे आएगा, फिर कुछ काम होगा, फिर एवापोरेशन होगा। तो यही साइकिल चलता रहता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसी साइकिल के जरिए ये दोनों ही सोर्स, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर, लगातार रिन्यू और रिचार्ज होते रहते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि वाटर कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। समझे यहाँ तक? चलिए, हम देख रहे थे कि अर्थ पे पानी अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम हमें सुनने को मिलता है। तो अगला टॉपिक यही है, वाटर स्कैर्सिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है पानी का कमी होना, और द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसको बचाना क्यों जरूरी है वो समझेंगे इस टॉपिक में। देखिए, वाटर स्कैर्सिटी का डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। इट इज़ द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड्स ऑफ वाटर यूसेज विद इन ए रीजन। समझ गए? इसी को बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, पानी का कमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं उसको समझिएगा। लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। ये लाइन याद रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे आ सकता है। तो पानी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में मिलता है, और ये समय के हिसाब से भी वेरी करता है। एक ही जगह है, उसमें साल के किसी टाइम में हो सकता है ज़्यादा पानी हो और किसी टाइम में हो सकता है कम पानी हो। तो ओवर स्पेस मतलब जगह के हिसाब से भी पानी का अवेलेबिलिटी वेरी करता है, और टाइम के हिसाब से भी वो अलग अलग होता है वाटर का अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ सीजन का चेंज का वजह से, और एनुअल प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल का चेंज का वजह से वाटर अवेलेबिलिटी वेरी करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अच्छा खासा एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब सालाना बारिश। ठीक है, साल में अच्छा खासा बारिश हो जाता है, लेकिन फिर भी उस एरिया में वाटर स्कैर्सिटी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन सब रीज़न का वजह से। पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव यूज़। ये पहला रीज़न का वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो सकता है। जब पानी, जितना बरसात हो रहा है, आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी का स्कैर्सिटी हो जाएगा। और दूसरा रीज़न है अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस मतलब हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो, या फिर सोसाइटी में कुछ डिवीज़न हो, जिस वजह से जो पानी अवेलेबल है
वो कुछ लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अनइक्वल एक्सेस है इस पानी को लेके, ठीक है। तो इस केस में भी बोला जाएगा इस रीजन में वाटर स्कैर्सिटी है। और अगर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इस केस में भी बोला जाएगा वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा MCQ एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, पहला नंबर MCQ बोला गया कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई करना है कि कौन सा इसमें से कौन सा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ये बताना है। पहला ऑप्शन है रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, अच्छा खासा बारिश हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो बताइए क्या यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं है वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, बड़ा पॉपुलेशन है, अच्छा बारिश हो रहा है और कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ है ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं, तो ठीक है, बोलेंगे यहाँ पे भी वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। तीसरा में रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल, अच्छा खासा बारिश है लेकिन वाटर काफ़ी पॉल्यूटेड है, तो क्या ये वाटर स्कैर्सिटी है? हाँ, बिल्कुल है ये, ठीक है। और चौथा है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, अगर लो रेनफॉल हो रहा है तो इससे वाटर स्कैर्सिटी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये रहा। हमने समझ लिया वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है, और एक फैक्टर भी देखा कि बारिश होने का बावजूद भी वाटर स्कैर्सिटी हो सकता है। अब आते हैं कुछ कॉजेज़ पे, कॉजेज़ ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पर। तो पहला कॉज है वाटर स्कैर्सिटी का पानी का कमी होने का। ये ऐसा टॉपिक है जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप खुद से सोच के देखिए कि पानी का कमी क्यों होगा। तो पहला रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वाटर स्कैर्सिटी होता है, समझ ही गए। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो डोमेस्टिक नीड के लिए, सैनिटेशन के लिए, फूड ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी लगेगा और तब वाटर का स्कैर्सिटी होगा, ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है इरिगेशन। देखिए, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो हम क्या करते हैं, ड्राई सीजन में भी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, और सूखा सीजन में मतलब जब बारिश नहीं हो रहा है तब अब खेती करना है, मतलब आपको अच्छा खासा इरिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इरिगेशन लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का हमारे कंट्री में, ठीक है। इसके साथ साथ ज़्यादातर फार्मर्स के पास, मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स, उनके पास अपना कुआं है और अपना कल है, ठीक है, जिससे कि वो अपना प्रोड्यूस को बढ़ा पाए। अब यही कुआं और कल का वजह से वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर लेते हैं, और इससे जो एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर का मतलब स्कैर्सिटी होता है, और फूड सिक्योरिटी, वाटर पानी का कमी होगा तो फूड का भी खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रीज़न हमने समझ लिया, इरीगेटेड एग्रीकल्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन हाउ इरीगेशन या फिर इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो आपको इसमें 3 पॉइंट लिखना है। पहला ये कि ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर करने के लिए पानी का अच्छा खासा यूज़ होता है, पानी ओवर एक्सप्लॉयट होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये कि ज़्यादातर फार्मर्स के पास अपना वेल है और ट्यूबवेल है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट देके ये आंसर लिखेंगे आप। चलिए, पहला रीज़न था पॉपुलेशन, दूसरा रीज़न एग्रीकल्चर, अब आज ये तीसरे रीज़न। जब भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ इंडस्ट्री का भी नाम आता है, तो तीसरा रीज़न वही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ कैसे पानी का ओवर यूज़ करती है, देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर पानी का यूज़ तो होता ही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे बहुत पानी का यूज़ होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। तो ये पावर जनरेट करने के लिए भी क्या क्या पानी का यूज़ होता है। हम लोग डैम्स के जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ 2 तरीके से पानी का स्कैर्सिटी करता है, पानी का ज़्यादा यूज़ करता है। पहला तो उनका इंटरनल यूज़ तो है ही, ठीक है, और दूसरा ये जो पावर पे डिपेंड करते हैं वो पावर भी कहाँ से जनरेट हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। हम लोग अपने कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे तरीके से बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक हो गया थर्मल पावर, कोयले से, ठीक है, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तीसरा न्यूक्लियर, और भी बहुत सारा तरीका होता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हम लोग 22% बिजली जनरेट करते हैं। अगर कंट्री में अगर 100% बिजली है तो उसमें से 22 यूनिट्स जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी का हेल्प से वो बिजली जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ ये 2 तरीके से वाटर स्कैर्सिटी करती है, समझ गए। 3 रीज़न हो गया। चौथा रीज़न आ जाइए। चौथा रीज़न है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जैसे जैसे अर्बन
एरियाज़ में लोग रहेंगे उनका लाइफस्टाइल बढ़ते जाएगा, वो कार लेंगे, गाड़ी धोएंगे तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि अर्बन लाइफस्टाइल और डेंस पॉपुलेशन, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, इससे वाटर और एनर्जी दोनों का ही रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इससे वाटर स्कैर्सिटी होता है, ठीक है। 4 रीज़न हमने समझ लिया। अब आ जाइए 5वें रीज़न पे। 5वां रीज़न है क्वालिटी के ऊपर। वाटर स्कैर्सिटी सिर्फ क्वांटिटी में ही कमी नहीं हो सकता है, सिर्फ क्वालिटी ख़राब होने से भी बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी है। देखिए आजकल क्या हुआ है, पानी का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का वजह से वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है और इससे वाटर स्कैर्सिटी होता है। ये हो गया 5वां रीज़न। समझ गए, 5वें रीज़न को तैयार कर लेना है। चलिए ये ख़त्म हुआ। आगे यहाँ पे एक छोटा सा एक मिशन के बारे में जिक्र है, JJM मिशन, मतलब जल जीवन मिशन। सबसे पहला बात इसके बारे में ये याद रखिए कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रूरल एरिया में। इसके तहत एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर रूरल एरिया में हर एक घर को क्या मिलेगा, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। पोर्टेबल मतलब फिट टू ड्रिंक, साफ पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे। किस हिसाब से कितना पानी मिलेगा, तो 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, हर एक इंसान को डेली 55 लीटर पानी मिलेगा रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस, ठीक है। गाँव में एक नल लग जाएगा, उस हिसाब से उस नल में उतना पानी आएगा। चलिए तो इसके ऊपर कुछ अगर क्वेश्चंस आएगा तो टैकल कर लीजिएगा JJM मिशन के बारे में। आगे यहाँ पे बताया गया है कि वाटर को कंजर्व और मैनेज करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो पहला रीज़न हो गया टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड, पानी बचाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरा टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, अगर पानी रहेगा तो खाना हमें मतलब फूड का अच्छा अवेलेबिलिटी होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तीसरा कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और चौथा प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। ये 4 रीज़न का वजह से हमें पानी को कंजर्व और मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा ये रिसोर्स, पानी भी तो एक रिसोर्स है, ये काफ़ी ख़राब हो जाएगा, कम जाएगा और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस, इन्वायरमेंट में बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे। चलिए तो ये इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो गया। हमने वाटर स्कैर्सिटी खत्म कर लिया। हमने जाना वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है, डेफिनेशन, इसका कॉजेज और नीड टू कंजर्व वाटर, ये 3 चीज़ हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, मतलब डैम्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इसमें हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर में हमने देखा था कि वाटर को कंजर्व और मैनेज करना ज़रूरी है, तो इसको कैसे कंजर्व किया जाए, तो एक तरीका कंजर्व करने का है कि मतलब डैम्स बना के कंजर्व किया जाए। और ये डैम्स का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में बहुत पहले टाइम से ही चले आ रहा है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट हम आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में भी वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं डैम्स का, ठीक है। देखिए डैम्स होता क्या है, डैम्स का डेफिनेशन ये समझ लीजिए पहले। अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस flowing water that obstruct, redirect or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment। देखिए एक कोई फ्लोइंग वाटर है, ये मान लीजिए वाटर इधर फ्लो कर रहा था, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैरियर बना दिया, इससे क्या होगा, ये पानी अब आके यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है। तो इसी बैरियर को क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। डैम रेफर्स टू द रिजर्वर रादर देन द स्ट्रक्चर। ये बैरियर को कभी कभी बैरियर को भी बोलते हैं, नहीं तो मेनली अगर कोई डैम बोल रहा है तो यहाँ पे जो जमा हुआ पानी है, इसी को देखिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक बैरियर बनाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे पानी जम गया है। इसी जमे हुए पानी को रिजर्वायर कहते हैं, तो इसी को डैम भी कहते हैं, ठीक है। डैम बोलने का मतलब ये हर चीज़ को डैम बोल रहे हैं, लेकिन सबसे मेन पार्ट ये रिजर्वायर है, यही डैम कहलाएगा, ठीक है। डैम क्या करता है, पानी को ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो करने से रोकता है, या फिर दिशा बदल देता है, या फिर उसका स्पीड कम कर देता है, जिससे रिजर्वर, लेक या फिर इम्पाउंडमेंट ऐसे जमा हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डैम का कुछ पार्ट भी बताया हुआ है, जैसे कि डैम में स्पिल वे भी होता है, ये कुछ रास्ते होते हैं जहाँ से पानी हल्का हल्का गिरता भी रहता है डिपेंडिंग ऑन द यूज़। फिर डैम्स का क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। डैम्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या फिर पर्पस के बेसिस पे, या फिर हाइट के बेसिस पे आप डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पे डैम्स को इतने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। टिम्बर का डैम हो सकता है, लकड़ी का बना हुआ डैम छोटा मोटा, एम्बैंकमेंट डैम हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही बालू पत्थर से, या फिर मशीनरी डैम, कॉन्क्रीट डैम्स भी हो सकता है। हाइट के हिसाब से भी डैम्स को डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज डैम्स या फिर मेजर डैम्स, या फिर आप लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स, हाई डैम्स ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं।
चलिए, डैम्स क्या होता है वो हमने समझा। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ था। देखिए, डैम्स को हमें पता है एंशिएंट टाइम से ही डैम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले किस पर्पज़ से डैम्स बनाते थे हम? ताकि पानी को इकट्ठा कर पाए हम, और उसमें रेन वाटर भी जमा हो, और बाद में हम इसी पानी से एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरीगेट कर पाए। तो मेनली इरीगेशन के लिए डैम्स बनाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे डैम्स का यूज़ सिर्फ इरीगेशन नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। हम लोग आज के टाइम पे डैम्स का यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बता ही दिए थे आपको। दूसरा, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, ये पानी को हम इस यूज़ में भी लेते हैं। तीसरा, फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी डैम्स का यूज़ किया जाता है। चौथा है रिक्रिएशन, आप इसमें फिशिंग, स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। पांचवा, इनलैंड नेविगेशन, आप इस डैम्स का ये पानी को यूज़ करके आप नेविगेट बोट के थ्रू कहीं जा भी सकते हैं। और फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये 6 यूज़ यहाँ पे डैम्स का दिया हुआ है। इसी रीज़न से हम डैम्स को क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, समझे? तो ऊपर जो हेडिंग लगा हुआ था, ऊपर यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे थे, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, इसी को डैम्स कहते हैं। क्योंकि डैम्स का इतना ज़्यादा यूज़ है, उसलिए इसको मल्टीपर्पज़ कहा गया है। सिर्फ इरीगेशन नहीं, बहुत सारा यूज़ के लिए यूज़ में इसको लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो डैम्स का डेफिनेशन, इसका यूज़ क्या क्या है वो हमने जाना। यहाँ पे 2 डैम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, या फिर बाकरा नंगल डैम भी बोल सकते हैं। ये डैम बना है सतलज ब्यास रिवर पे। ठीक है, सतलज रिवर पे मेनली बना हुआ है। इस डैम का यूज़ होता है फॉर हाइडल पावर जनरेशन और इरिगेशन के लिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हीराकुड डैम के बारे में। हीराकुड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये बना है महानदी रिवर पे। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन किया जाता है विथ फ्लड कंट्रोल। ये 2 मेन पर्पज़ है इस डैम का। ठीक है, चलिए, डैम्स का इतना सारा यूज़ देखते हुए हमारे जो चाचा जी थे, वो यानी जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डैम्स को क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। मानो मॉडर्न इंडिया का मंदिर है, इतना ज़्यादा यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट है ये डैम्स। ठीक है, तो अभी तक तो डैम्स का हम सिर्फ अच्छा ही देखते आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के टाइम में, इन रिसेंट ईयर्स, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी जो डैम्स है, इनको काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जा रहा है कि ये नहीं बनना चाहिए। क्यों? अब हम बात करेंगे इसी के ऊपर, डैम्स का डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए, मान लीजिए ये कोई रिवर था, ये फ्लो कर रहा था, आपने यहाँ पे बैरियर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पानी जमा हो गया। पानी तो जमा हुआ ही, इसके साथ साथ एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर। यहाँ पे जो पानी जमा था, इसके नीचे में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी जम गया। मिट्टी जम गया मतलब अगर ये डैम नहीं बना होता तो ये पानी के साथ साथ मिट्टी भी फ्लो करता और नेचुरली जहाँ जमा होना था वहाँ होता। लेकिन अब चूँकि मिट्टी यहाँ पे जमा हो गया तो ये पानी का फ्लो से इधर का मिट्टी बह जाएगा, और यहाँ पे कोई नया मिट्टी जमा नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो गया? रॉकियर स्ट्रीम बेड हो गया। यहाँ का काफ़ी पथरीला मतलब ज़मीन हो गया, और ये जितना पत्थर रहेगा उतना एक्वेटिक लाइफ, मछली लोग उसमें टकरा टकरा के मर जाएंगे। ठीक है, तो पुअर हैबिटेट, एक्वेटिक लाइफ का जो रहने का जगह था, हैबिटेट, वो ख़राब हो गया डैम्स का वजह से। ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज है ये कि एक्वेटिक फौना जो है, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है, उनको माइग्रेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ गया है। क्योंकि पहले जब ये डैम्स नहीं था वो इजीली कहीं फ्लो कर पा रहे थे। अक्सर क्या होता है, कई सारे मछलियाँ ऐसी होती है जो कहीं दूसरे जगह जाके अंडा देती है, जिसको स्पॉनिंग कहते हैं। तो अब ये डैम बन गया तो उनका स्पॉनिंग करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो एक्वेटिक फौना भी इससे इफेक्ट हुआ है। ये दूसरा डिसएडवांटेज। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज देखिए। तीसरा डिसएडवांटेज होता है कि ये मान लीजिए एक रिवर था, आपने यहाँ पे एक बैरियर यानी डैम बना दिया। ठीक है, डैम बनाने से यहाँ पे पानी जमा हो गया, रिजर्वायर बन गया, तो इसके आसपास का ज़मीन में जो जंगल थे, वेजिटेशन था, वो सब इसमें डूब गया। एक तो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हुआ, उसके साथ साथ यही वेजिटेशन आगे चल के सड़ेंगे, गलेंगे, डिकम्पोज होंगे, तो इससे सॉइल का भी खराब हो जाएगा। ठीक है, सॉइल भी खराब हो जाएगा यहाँ का। तो ये हो गया तीसरा डिसएडवांटेज। 1 2 पहला था, हाँ 1 2 तीसरा हो गया। अब आ जाइए चौथे पे। चौथा डिसएडवांटेज है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ये नदी था, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, इसके आसपास का जितना भी घर था, गांव था, वो सब डूब जाएगा, तो वो लोग को यहाँ से हटाना पड़ता है। तो लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। और ये देखा गया है कि लोकल पीपल पहले यहीं पे खाना पीना मतलब यहीं पे रहते थे, उनका पूरा समाज बसा हुआ था, तो उन्होंने अपना ज़मीन दे दिया, अपना रोजी रोटी का साधन यहीं से तो कमा के खाते थे, खेती करते होंगे, वो सब ज़मीन दे दिया, और इस उम्मीद में कि इससे डैम्स का कुछ फ़ायदा मिलेगा और देश का भला होगा। लेकिन ये भलाई जो है सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स, बड़े लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ अर्बन सेंटर्स को मिल रहे हैं।
ये फ़ायदा इन लोकल कम्युनिटी को, जिन्होंने इतना ज़रा बलिदान, इतना ज़रा त्याग दिया है, उनको वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी के लिए ये काफ़ी डिसएडवांटेजेस हो गया डैम्स। अगला डिसएडवांटेज है यहाँ पे ये वाला, डैम्स बन गया तो क्या हुआ, पानी अच्छा खासा मिलने लगा। पानी मिलने से फार्मर्स भी थोड़ा गलत बिहेवियर करने लगे। फार्मर्स क्या किए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने लगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगे ये फार्मर्स। इससे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि मिट्टी, देखिए हर मिट्टी में हर क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते आप, तो जो मिट्टी के लिए वो क्रॉप सूटेबल है उसी में ग्रो करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती इसमें पानी पटा के वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स अगर ग्रो करेंगे, इससे क्या होगा, मिट्टी खराब होगा। तो यहाँ पे होगा सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, मिट्टी खराब होता है इससे, ठीक है। ये अगला डिसएडवांटेज। अगला डिसएडवांटेज है कि इससे रिच लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब देख ही रहे डैम्स का ज़्यादा बेनिफिट अमीर लोग उठा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये अगला डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग। एक मान लीजिए रिवर था, यहाँ पे डैम बन गया। डैम बनने से कुछ लोग चाहेंगे कि इस डैम का पानी का इस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, कुछ लोग चाहेंगे, कुछ दूसरे लोग चाहेंगे कि उसका अलग इस्तेमाल हो, तीसरे लोग चाहेंगे कुछ अलग इस्तेमाल हो। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है कि डैम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अगला, कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच में भी होता है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स आपस में झगड़ा कर लेते हैं। किस लिए कि अगर कोई नदी है, नदी तो अब हो सकता है दो स्टेट से होकर गुजरे, अगर आपने कहीं डैम बना दिया तो दूसरे स्टेट को पानी कम मिलेगा, है कि नहीं। इस स्टेट में अगर डैम बन गया तो इस को पानी कम मिलेगा, तो ये स्टेट तो ज़रूर रिवोल्ट करेगा, है कि नहीं। तो कहीं पे डैम बन रहा है तो ये पहले से डिसाइड किया जाता है कि इस डैम को बनाने में जो खर्चा है वो दोनों स्टेट मिल के देंगे, इसका जो बेनिफिट है वो ये कितना उठाएगा, ये कितना बेनिफिट उठाएगा, ये पहले से डिसाइड होता है। तो इसी में कभी कभी क्या होता है, डिस्प्यूट यानी झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये भी काफ़ी कॉमन हो गया आज के टाइम पे, रिगार्डिंग शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 3 स्टेट के बीच में लफड़ा हो गया। एक स्टेट है कर्नाटका, दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश और तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र। ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दोनों मिलके काफ़ी ऑब्जेक्शन करने लगे। एक डैम बना था कोयना एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कोयना नदी का ज़्यादातर पानी अपने में यूज़ कर लिया, यहाँ पे डैम बना के इसका पानी यूज़ करने लग गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कम पानी पहुँचने लगा। तो इससे वही इनका एग्रीकल्चर ख़राब होगा, इंडस्ट्री ख़राब होगा, इसलिए लोग मतलब इस पे केस भी कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, ठीक है। वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था बस। इसके अलावा और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिस पर्पज़ से बनाया गया था, इतना सारा तो हमने एडवांटेज देखा, वो एडवांटेज भी वो अच्छे से अचीव नहीं कर पा रही है, फेल टू अचीव। जैसे कि डैम्स को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो डैम्स बना है यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया, बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गया, जिससे क्या हो रहा है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ये पानी ओवरफ्लो कर जाता है और फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये यहाँ पे डैम फेल कर रही है। उसके अलावा सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट दैट फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। यहाँ पे नदी फ्लो कर रहा था, आपने यहाँ पे डैम बना के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा कर लिया, सेडिमेंटेशन हो गया। ये मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होता है, अगर नीचे जाता तो नीचे का ज़मीन में जमा होता, यहाँ पे खेती करना ईजी होता, लेकिन आपने यहाँ पे मिट्टी को रोक दिया, इससे क्या हो गया, लैंड का डिग्रेडेशन हो गया। ये अगला डिसएडवांटेज। और भी जो बहुत सारा है, डैम से अर्थक्वेक होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ ये हो सकता है, पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, ये सब कुछ और भी डिसएडवांटेजेस है। बहुत सारा डिसएडवांटेज पढ़ लिया, अब बस समझ के रखिए, एग्जाम में जैसा आएगा वैसे आंसर करना है, ठीक है। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, इतना लिखे गूगल में सर्च मारिए, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं हम। और इस चैप्टर का नोट्स भी आपको उसी तरीके से वेबसाइट पे मिलेगा, सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिए वाटर रिसोर्सेज नोट्स बाय CBSE गाइडेंस, पहले नंबर पे आ जाएगा। वापस आते हैं इस मैप में देखिए यहाँ पे कुछ 8
डैम्स का नाम यहाँ पे हम मार्क करके रखे हैं। ये 8 डैम्स आपका मैप वर्क में आएगा, मतलब सिलेबस में है, तो ये हम मैप पॉइंटिंग के ऊपर जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। यही 8 का लोकेशन आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, आगे अब यहाँ पे आ जाते हैं। एक ये टॉपिक छूट गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर। इसके बारे में 3 चीज़ याद रखिए। पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक NGO है, ठीक है, जिसमें पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। किस लिए? हुआ क्या था कि गुजरात में नर्मदा रिवर फ्लो कर रहा था और इसी रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, ठीक है। तो ये लोग इसी के खिलाफ खड़ा हो गए थे कि नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि इनका फोकस ये था कि जब ये डैम बनेगा, सरदार सरोवर डैम, तो इससे कई सारे ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, ये डूब जाएंगी, तो ट्री का लॉस हो रहा था, इसलिए लोग इसका विरोध, ऑपोजिशन कर रहे थे, ठीक है। और हाल फिलहाल में रिसेंटली इनका फोकस और चीज़ों पे भी गया है। पहले तो इनका सिर्फ ट्री को लेकर मुद्दा था, अब ट्री के अलावा अब ये भी बोल रहे हैं कि आपने जो डैम बनाया है, कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम जो आपने बनाया है, कौन सा रिवर पे? नर्मदा रिवर पे, गुजरात में। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ थे, ये जो डैम बनाया, के जो लोगों को आपने जो हटाया है, इन सभी लोगों को अच्छे से रिहैबिलिटेट कराया है कि नहीं? मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह जब इनको बसाए हैं तो वहाँ पे प्रॉपर उनको घर, रोजगार ये सब मिला है कि नहीं, स्कूल्स वगैरह मिला है कि नहीं, सारा फैसिलिटी मिला है कि नहीं, इस चीज़ को लेके ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, तो यही 3 बात लिखना है। पहला, कौन लोग स्टार्ट किए थे, कहाँ पे हुआ, एम क्या था और अभी एम क्या है, ठीक है। चलिए, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो डैम्स का डिसएडवांटेज कवर हो गया। अब आ जाइए तीसरे और आखिरी टॉपिक पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लास्ट टॉपिक में हमने अच्छे से समझ लिया कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी डैम्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है और काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस लोग कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आप बारिश का पानी बचाइए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बोथ सोशो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली भी। सोशो इकोनॉमिकली मतलब ये अफोर्डेबल भी है, लोग मतलब ईजिली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटली भी इसका बहुत कम नुकसान है डैम्स के मुकाबले। देखिए, एंशिएंट इंडिया, मतलब इंडिया में काफ़ी समय से सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, मतलब नदी के आसपास जो भी डैम्स, कैनाल जो भी बन रहे हैं, सबको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन सब के अलावा एंशिएंट इंडिया में स्टार्टिंग से ही वाटर हार्वेस्टिंग का परंपरा रहा है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से ही पानी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि कैसे लोग पानी को कंजर्व, वाटर को हार्वेस्ट करते थे। पहला एग्जाम्पल है गुल्स और कूल्स का। ये प्रैक्टिस किया जाता था माउंटेनियस रीजन में। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स और कूल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। होता क्या था कि पहाड़ में जो भी कोई छोटा मोटा स्ट्रीम है, वहाँ पे लोग रास्ता बना देते थे कि वो स्ट्रीम के चैनल्स बना देते थे, जिससे कि वो जो पानी है वो इन चैनल्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाए, खेतों में पहुँच जाए, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर के लिए ये पानी का यूज़ करते थे। तो इसी चैनल्स को क्या कहा जाता था? गुल्स और कूल्स। याद रखिएगा, ये सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि गुल्स और कूल्स क्या है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन चैनल्स है जो कि माउंटेनियस रीजन्स में बनाए गए थे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर हार्वेस्टिंग का, वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाम से समझ में आ रहा है, छत का टॉप में जो भी पानी गिरता है, बरसात का पानी, उसी को आप कंजर्व कर लीजिए। ये पर्टिकुलरली राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता था पहले, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में। तीसरा एग्जाम्पल है इनंडेशन चैनल्स का। हुआ क्या था कि बंगाल के जो फ्लड प्लेन्स है, वहाँ पे लोगों ने इनंडेशन चैनल्स बना रखे थे टू इरिगेट देयर फील्ड। मतलब फ्लड में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो एक मतलब चैनल्स बना के क्या करते थे, गड्ढा खोल के वो पानी को डाइवर्ट करते थे अपने फील्ड की तरफ, और इससे फील्ड मतलब खेत को पानी मिल जाता था, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है खादीम्स और जोहाब्स का। ये भी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड मतलब ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता था इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा, इससे पानी यहाँ पे जमता था और मिट्टी को अच्छा खासा मॉइस्चर मिल जाता था। तो जैसलमेर में इसको खादिम्स के नाम से जानते थे और अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में इसको जोहाज के नाम से जानते थे, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, ये खादिम्स, जोहाज और इनंडेशन चैनल्स और गुल्स और कूल्स ऐसे करके बना देंगे और यहाँ पे लोकेशन लिख देंगे और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग कर लो इसका।
और कुछ ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये चारों को अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आगे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। पहला एग्जांपल है थ्रू हैंड पंप। यहाँ से पानी आया और रूफ टॉप पे पानी गिरा, ये पानी को यहाँ से फिल्टर करके ये जो कल का पाइप है इसी में कनेक्ट कर दिया और ये पानी जाके सीधा ग्राउंड वाटर में ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें कल का हेल्प से किया गया था, अब यहाँ पे कुएँ का हेल्प से किया जाएगा। यहाँ पे पानी आया, फिर यहाँ पे फिल्टर वगैरह करके ये पानी सीधा गया ग्राउंड में, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। आगे यहाँ पे बताया है राजस्थान में कैसे पानी को वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। देखिए राजस्थान का जो सेमी एरिड और जो एरिड यानी ड्राई और सेमी ड्राई रीजन जो है, पर्टिकुलरली बीकानेर, पहलोरी और बाड़मेर, ये सब रीजन में सभी घरों में लगभग क्या था, अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए थे। घर के नीचे क्या होगा, एक टैंक बना होगा। इस टैंक को टंकाज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहते थे, ठीक है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। ये टैंक्स काफ़ी बड़े होते थे, यहाँ तक कि एक रूम इतना बड़ा ये टैंक होता था। ये टैंक में पानी कहाँ से आता था, तो वही रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से छत का पानी इस टैंक्स में स्टोर किया जाता था। और ये एंड वर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड, आंगन में बनेगा या फिर घर के अंदर ये टैंक बनता था। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप, वही ये टैंक में पानी आएगा पाइप के जरिए। फिर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दिस टंकास, वही जो बारिश का पानी गिरा वो इस पाइप्स के जरूर टंकास में जाके स्टोर होता था। पहला जो बारिश होता था उसका पानी को कलेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो पानी गंदा होता है, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रेनफॉल होता था उसका पानी इसमें स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ये पानी सफिशिएंट था अगले बारिश तक इंतजार करने के लिए, इसी पानी से सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता था। ये काफ़ी रिलायबल सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर का। रेन वाटर को वहाँ पे राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में पालर पानी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसको काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है ये, तो लोग इसको पीना भी पसंद करते थे। मैनी हाउसेस, कई सारे घर में तो क्या था कि टैंक को बीच में बनाते थे और टैंक के आसपास रूम बना लेते थे ताकि ये सब रूम्स को ठंडक मिले, कूलिंग इफेक्ट मिले, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है राजस्थान में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न राजस्थान में, ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी उतना नहीं चलता है, ये प्रैक्टिस डिक्लाइन में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनल बन गया है और इसी के थ्रू सबको पानी मिल जाता है, तो पानी अलग से कंजर्व करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी भी कुछ घर ये टंकास मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि उनको नल का पानी का स्वाद पसंद नहीं आता है, पालेर पानी पीना उनको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। बोला कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने देखा राजस्थान में तो होता ही है, ये एक और स्टेट में होता है, मेघालय, यहाँ पे भी होता है। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे होता है ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे शिलोंग में पानी को हार्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब पक्का शिलोंग में पानी का कमी होगा तभी तो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूरी नहीं हुआ, दो जगह है, एक है चेरापूंजी और दूसरा है मौसन रैम। ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यही दो जगह पे होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ताजुब का बात यह है कि सिर्फ 55 किलोमीटर दूर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश का पानी बचाना पड़ रहा है पीने के लिए, ठीक है। वही यहाँ पे बात बोला गया है। फिर यहाँ पे एक और गांव का जिक्र है जिसका नाम है गेंडाथूर। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका स्टेट में है, ये छोटा सा विलेज। ये विलेज में एक खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी घर हैं, लगभग 200 घर, ये सभी लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये विलेज को एक रेयर डिस्टिंक्शन मिला है और बीइंग रिच इन रेन वाटर, मतलब काफ़ी बारिश का पानी ये लोग काफ़ी बचा लेते हैं। यहाँ तक कि 1 लाख लीटर पानी ये लोग एनुअली सालाना स्टोर करते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये अचीवमेंट है। चलिए, तो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है छोटा मोटा। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे कंट्री का एक स्टेट है तमिलनाडु, ये पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी कर दिया गया है स्टेट के जितने भी घर हैं उसमें, ठीक है। तो ये स्टेट का नाम भी याद रखिएगा कि सबको करना ही पड़ेगा बारिश का पानी का संरक्षण। एक और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है। याद रखिएगा, ये मेघालय में प्रैक्टिस किया जाता है। 200 साल पुराना सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर है वहाँ पे उसको मतलब बैम्बूज के जरिए बैम्बू को, ये बैम्बू हुआ, इसको 2 पार्ट में काट लेंगे ऐसे बीचों बीच,
बीचों बीच काटेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। इसके थ्रू ये जो पानी है तो पानी को डाइवर्ट किया जाता है और कहाँ तक पहुँचाया जाता है, अपने जहाँ पे ज़रूरत है खेतों तक पहुँचाया जाता है पानी को, ठीक है। और जहाँ कहीं बीच में रोड आ गया तो ऐसे रोड के ऊपर से 2 बांस गुजार देंगे और फिर उसके थ्रू पानी जाएगा। इसी को बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे एक प्लांट पे लगभग हर एक मिनट में 20 से 80 ड्रॉप पानी गिरता है, तो बूंद बूंद करके ही अच्छा खासा पानी मतलब मिल जाता है प्लांट को, वो यहाँ पे लिखा है और कुछ है नहीं। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, पहला तो हमने कर लिया, दूसरा का आंसर दीजिए। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर, कौन सा फेवर में नहीं है, मतलब कौन सा डिसएडवांटेज है डैम्स का, वो बताना है। डैम्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ये तो एडवांटेज हो गया, हमें डिसएडवांटेज बताना है। डैम्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड, ये भी सही बात है, एडवांटेज है ये। मल्टीपल मतलब डैम्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, हाँ डैम से ये नुकसान होता है, तो ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एडवांटेज है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसमें आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना है, उसको रीराइट करना है, सही करके लिखना है। पहला, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स हैव विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ये तो गलत है, हेल्प तो नहीं किया है, तो हैव लेड टू इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ये कर सकते हैं आप। दूसरा, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो, तो इफेक्ट करता है, नॉट हटाना पड़ेगा यहाँ से। इन गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड, तो नॉट हटाना पड़ेगा, फार्मर्स वर एजिटेटेड, ठीक है। नंबर डी, टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी, अभी तो राजस्थान में ये तो उतना पॉपुलर नहीं है, हैज़ क्या करेंगे यहाँ पे, लॉस्ट पॉपुलैरिटी, ठीक है, बस इसी से राइट हो जाएगा ये। और बाकी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आप वेबसाइट में डाल दिए हैं, अच्छे अच्छे MCQs भी दिए हैं, आप वहाँ पे जाइए उसको सॉल्व कीजिए, और इससे बाहर इस चैप्टर के ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उतना कर लीजिए आप, नोट्स भी मिल जाएगा। 3 चीज़ मिलेगा इस चैप्टर से आपको, ये जो पूरा PDF है जो भी हम अंडरलाइन कर रखे थे, लिख रखे थे, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया नोट्स, और तीसरा हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इतना चीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए, तीनों चीज़ वेबसाइट पे है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर और भी वीडियोज़ है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सभी के वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देखिए, आपको काफ़ी हेल्प पहुँचेगा उससे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।